दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 425 नंबर का लेक्चर, अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा 95 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, 95 नंबर का दोस्तों ये लेक्चर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। 430 तक आप पहुंचेंगे तो 100 लेक्चर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि 331 से हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था। इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरे 100 लेक्चर में आप सभी को तैयार कराया है। आज की अगर आप क्लास देखते हैं तो पूरे 12,750 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। जो हमने टॉपिक चूज किया है, यह टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा से संबंधित सवाल। ठीक है, आपके स्क्रीन पर कुछ सवाल भी दिख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ गया कि भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट दोस्तों ये कहां स्थित है, आपको बताना है, या फिर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर स्थित है, या सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन कौन से हैं, बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है, भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन से हैं, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म समूह दोस्तों ये कहां पर स्थित है, पहला बायोडीजल प्लांट जो है वो कहां लगाया गया, धान की भूसी से बिजली कहां पैदा की जाती है, शहरी कचरे से बिजली कहां पैदा की जाती है, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई। ऐसे बहुत बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे हमारा जो सुपर सेलिंग बैच है, जो स्पेशल बैच है जीएस का, वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। मैं बार बार आपको बुला रहा हूं, आप सिर्फ डेमो देखने आ जाओ। डेमो देखने का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और ऑनलाइन में डेमो कोई देता भी नहीं है। स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डेमो प्रोवाइड करता है कि पहले आप क्लास देखिए, पहले आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, फिर आप जो है क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आप एक बार डेमो देखेंगे तो क्वालिटी आपको खुद ब खुद समझ में आएगी कि कितनी अच्छी तरीके से एक एक चीजों को पढ़ाया और समझाया जा रहा है। ठीक है, जब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच कवर करेंगे उसके पहले ही आपको जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट के बैच भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आइए, भरोसा कीजिए स्टडी 91 पर, और एक बार आप हमारे साथ जो स्टडी प्रारंभ कीजिए, फिर आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमें बार बार पढ़ने से मुक्ति मिल गई। हर परीक्षा के लिए जो हम बार बार पढ़ते हैं ना, उस चीज से हमें अब मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवालों को पढ़ना और ध्यान से समझना शुरू कीजिए। तो पहला सवाल दोस्तों यहां पर जो दे रहा है वो दे रहा है कि भूतापीय ऊर्जा का तात्पर्य दोस्तों किससे है। बहुत अच्छे समझिएगा, भूतापीय ऊर्जा का तात्पर्य किससे। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, देखिए भूतापीय जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भूधन तापीय। ठीक है, भू का मतलब क्या हो जाता दोस्तों, भू का मतलब हो जाता भूमि। ठीक है, भूमि यानी धरती के भीतर। तापी का मतलब हो जाता है क्या, ताप यानी उष्मा। ठीक है, ताप यानी उष्मा, यानी ये जो भूतापीय ऊर्जा है, आप अपने भाषा में इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर संग्रहित, पृथ्वी के अंदर या भीतर, पृथ्वी के भीतर संग्रहित, ठीक है, संग्रहित उष्मा, जो उष्मा पृथ्वी के भीतर संग्रहित है, उसी उष्मा को, उसी तापीय ऊर्जा को, चाहे आप इसे उष्मा कहिए, चाहे आप इसे तापीय ऊर्जा कहिए, ठीक है, तापीय ऊर्जा कहिए, चाहे आप इसे अक्षय ऊर्जा कह सकते हैं। भाई कभी कभी ये समाप्त तो होगा नहीं, इसलिए कई बार लोग इसे अक्षय ऊर्जा भी कह देते हैं। क्या पृथ्वी के अंदर का जो उष्मा वो समाप्त होगा? नहीं। इसलिए दोस्तों इसे हम तापीय ऊर्जा कर सकते हैं, इसे हम अक्षय ऊर्जा कर सकते हैं, इसे हम पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी का रूप दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, सब एक ही बात है। ठीक है, यही भूतापीय ऊर्जा है। कोई दिक्कत आपको? बात को समझिए। भूतापीय, भू मतलब भूमि, तापी माने उष्मा, भूमि के अंदर जो उष्मा है, जो गर्मी है। भाई आपको गड्ढा खोदने के लिए कहा जाए, आप 2 किलोमीटर धरती के नीचे गड्ढा खोदते चले जाइए, अंदर का टेम्परेचर कैसा है, गर्म, क्योंकि आप मानते हैं पृथ्वी का जो कोर है वो बहुत ही हीट है, बहुत गर्म है, वहां से उष्मा निकलती, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, तो जितना अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ेगी तो एक तरह से उष्मा है ना। ठीक है, और वही क्या है, एक ऊर्जा के रूप में उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कई बच्चे सोच भी रहे होंगे, सर आपने कहा कि क्या है, यह अक्षय ऊर्जा है, आप ही बताओ, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा वो कहां चला जाएगा? ये जब ज्वालामुखी फटता है, जो मैग्मा बाहर आता है, वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही तो है। ठीक है, अरे हम ना भूपरपट्टी पे रहते हैं, भूपरपट्टी के नीचे आपको मेंटल मिलता है, कोर मिलता है, तो वहां पर जो गर्म उष्मा है वो कहां जाएगा, वो तो रहेगा ना, इसलिए मैं उसे अक्षय ऊर्जा का नाम दे रहा हूं। आगे देखिए, इसी सवाल को थोड़ा सा अलग भाषा में आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में, पृथ्वी की आंतरिक परतों में, अगर हम पृथ्वी की परतों की बात करें, अगर हम पृथ्वी की
परतों की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों, परतों में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी को ही हम क्रस्ट कहते हैं, यही ना, क्रस्ट। फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं मेंटल, फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कोर, यही पढ़ते हैं ना। ये पृथ्वी के परतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हम भूपर्पटी पे हैं। भूपर्पटी ऊपरी हिस्सा है धरातल का, ये ठंडा हो चुका है, इसी वजह से हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे, मेंटल की तरफ या फिर कोर की तरफ, तो दोस्तों हमें गर्मी का एहसास होगा। वही लिख रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन तथा चट्टानी परतों के दबाव से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद रखेगा यहां भूतापीय ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। देखिए आपको पता चल गया कि भूतापीय ऊर्जा बनती कैसे है, क्यों बनती दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से। वहां रेडियोधर्मी तत्व जो दोस्तों टूटते हैं, विघटित होते हैं, इसलिए उनसे ऊर्जा बनती है, और चट्टानों के दबाव के फलस्वरूप, ठीक है, ये ऊर्जा पैदा होती है। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों यहां पे कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र, ठीक है, मणिकरण विद्युत संयंत्र दोस्तों ये कहां पर है, तो आप गए होंगे कभी अगर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, कभी गए घूमने, ठीक है, हिमाचल, ठीक है, कभी जाइए दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक जगह पड़ेगा कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली में सीधे मनाली आप पहुंचेगा, ठीक है, मनाली। मनाली के आगे दोस्तों आपको मणिकरण मिलेगा, ठीक है, मणिकरण। वैसे जो मणिकरण है दोस्तों ये गर्म जल का स्रोत है, ठीक है। मणिकरण में क्या दोस्तों, यह गर्म जल स्रोत के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। यहां पर एक कुआं है दोस्तों जहां से गर्म पानी निकलता है। वैसे मनाली का यहां कुल्लू भी लिख लीजिए, कुल्लू जिला पड़ता है, ठीक है, कुल्लू, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां मणिकरण में दोस्तों गर्म जल का स्रोत है, धरती के अंदर से गर्म गर्म पानी निकलता है, ठीक है। यानी वो किसी ऐसे स्थान से गुजरता होगा जहां पर भूतापीय ऊर्जा होगा, तभी तो पानी गर्म हो जाता है। तो वहां पर दोस्तों एक विद्युत प्लांट भी लगाया गया है। ये सवाल आप याद रखेंगे, जब कभी मणिकरण के बारे में पूछे तो आपको जवाब देना है कि कहां पे स्थित है। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू बताइएगा। करा ओएनजीसी, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। करा ओएनजीसी द्वारा भारत का पहला जियो थर्मल पावर, अच्छा जियो मतलब ये मोबाइल वाले फोन रिलायंस की बात नहीं कर रहा है, जियो मतलब अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो जो जियो आप पढ़ते हैं अलग है, ये जियो दोस्तों आप ऐसे लिखेगा, ये वाला जियो बात कर रहा है, ठीक है, ये भूतापी के लिए यूज होता है, जियो थर्मल, ठीक है। जियो माने भू, जियो का तात्पर्य क्या दोस्तों, जियो का मतलब भू, और थर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, तापीय। तो जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट दोस्तों ये कहां स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा यह लद्दाख में बनाया गया है, ठीक है, लद्दाख में कहां पर दोस्तों, तो लद्दाख में एक जगह पड़ता है पूगा घाटी, क्या पड़ता है, पूगा घाटी, ठीक है, पूगा घाटी, इसको आप याद रखेगा। और कभी कभी पूछ देता है कि पूगा घाटी दोस्तों ये कहां स्थित है, किस घाटी के अंतर्गत आता है, तो याद रखेगा चांगथांग बताइएगा, ठीक है, चांगथांग घाटी में, ठीक है। तो याद रखेगा चांगथांग घाटी में स्थित है, ठीक है, चांगथांग घाटी में स्थित है। तो इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, पूगा घाटी, ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र ये कहां स्थित, तपोवन दोस्तों कहां स्थित है, नाम भी सुना होगा, बड़ा पॉपुलर जगह, जैसे मणिकरण पॉपुलर है वैसे तपोवन भी दोस्तों बहुत पॉपुलर है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। तो याद रखेगा क्या लिखेंगे, अच्छा गढ़वाल दोस्तों कहां पड़ता है, अरे आप कभी भाषा में नहीं जानते, हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत ही दोस्तों गढ़वाली क्षेत्र आता है। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय के गढ़वाल में स्थित है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में, ठीक है, हिमालय में गढ़वाल जो क्षेत्र है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या, तपोवन, ठीक है, तपोवन, ठीक है। तपोवन दोस्तों ऋषिकेश साइड में भी आपको मिलता है, ठीक है, ये वही वाला बेल्ट है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, ध्यान से पढ़िए, कर ताता पानी, ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा रुकिएगा। एक है दोस्तों तपता पानी, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ताता पानी अलग है, तपता पानी अलग है। तपता पानी दोस्तों उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे परीक्षा में कभी क्या पूछे,
तपता पानी पूछे, तपता पानी, तब दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, तब तो आप उड़ीसा जवाब दीजिएगा, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछेगा, ताता पानी, ताता पानी छत्तीसगढ़ में। करा ताता पानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र दोस्तों कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जिला नहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। तो उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों बलरामपुर है, लेकिन ये जवाब नहीं होगा, ठीक है, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर जिला है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का बलरामपुर नामक जगह है, वो गोंडा बस्ती बलरामपुर देखे होंगे, सुना होगा आपने, ठीक है, लेकिन यहां मैं छत्तीसगढ़ वाले बलरामपुर की बात कर रहा हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। यहीं पर ताता पानी है। अब परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, वरना बच्चा ना ताता पानी या तपता पानी में ज्यादा अंतर नहीं महसूस कर पाता, क्योंकि उसे कोई समझाने वाला रहता नहीं, कोई अध्यापक, कोई शिक्षक जब उसे समझाए कि बबुआ दोनों अलग अलग है, तब ना उसे समझ में आएगा। आगे देखिए, करा अनहोनी, अनहोनी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र दोस्तों कहां पर स्थित है। देखिए आप सोच रहे होंगे सर गजब का इसका नाम है अनहोनी, सर क्या यहां कोई अनहोनी घटना घटी है। हां आप अनहोनी कह सकते हैं दोस्तों, इसका नाम ही यही है। याद रखिएगा यह जो जगह है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहां पर सर, मध्य प्रदेश तो राज्य हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जिला है छिंदवाड़ा जिला, और वहां पर यह स्थित है दोस्तों। और अनहोनी क्यों इसे कहा गया, क्योंकि दोस्तों एक गांव है, उस गांव का नाम ही है दोस्तों अनहोनी। क्या नाम है, उस गांव का नाम ही अनहोनी गांव है, इस वजह से उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए, करा तपता पानी। पीछे आपने क्या पढ़ा, पीछे आपने पढ़ा था ताता पानी, क्या पढ़ा था, ताता पानी। और आपने पढ़ा था कि जो ताता पानी है ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहां दोस्तों, बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ में कहां, बलरामपुर में स्थित है। जबकि दोस्तों तपता पानी मैंने आपको पहले भी समझाया कि अलग है। तपता पानी उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, ठीक है। तो तपता पानी कहां हो जाएगा दोस्तों, यह उड़ीसा के कहां आ जाएगा, गंजाम जिले में आ जाएगा, ठीक है, गंजाम जिले में स्थित है। ये आप याद रखेंगे, तपता पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है। गर्म जल का स्रोत ये सब है, ठीक है। और यहां दोस्तों कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, इस वजह से सवाल बनता रहता है परीक्षा में, याद रखेंगे। चलिए एक नाम पढ़िए, सूरजकुंड, ठीक है। देखिए सूरजकुंड नामक जगह बहुत जगह पे है, यहीं आप चले जाइए गोरखपुर में, वहां भी सूरजकुंड है, ठीक है, मैं वहीं से पढ़ा हूं। सूरजकुंड में एक विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर, उसका हॉस्टल हुआ करता था सूरजकुंड में, अब तो हॉस्टल अलग जगह चला गया, सुभाष चंद्र बोस नगर। कोई बच्चा है गोरखपुर का, ठीक है, आप कमेंट कीजिए। वहां पे जो शिशु मंदिर है वहीं से मेरा अध्ययन हुआ है, ठीक है। तो सूरजकुंड बहुत जगह है, आपके वहां पे हरियाणा चले जाएंगे, वहां भी सूरजकुंड है, तो कई जगह पे इस नाम से मिलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं पहले क्या है, करा सूरजकुंड भूतापी ऊर्जा क्षेत्र। ये जो गर्म जल का स्रोत है दोस्तों, ये झारखंड में हजारीबाग में, कहां पर दोस्तों, यह झारखंड के अंतर्गत आता है, जिला के अंतर्गत, सॉरी झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। क्यों जिला निकल रहा है बार बार, ठीक है, हजारीबाग जिला है, ठीक है। कौन सा, हजारीबाग। हजारीबाग क्या है दोस्तों, यहाँ पे हजारीबाग जिला है, तो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। और इसे पूरे एशिया का सबसे गर्म कुंड माना जाता है। तो इसके आगे दोस्तों एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, एशिया का सर्वाधिक गर्म कुंड, ठीक है, सर्वाधिक गर्म कुंड मतलब गर्म जल स्रोत है दोस्तों। सबसे ज्यादा गर्म पानी दोस्तों इसी सूरज कुंड का है, तभी तो नाम दिया गया सूरज। सूरज यानी गर्मी को इंडिकेट कर रहा है, बात को समझिए, ठीक है। सूरज क्या है, गर्मी को, सूरज से ज्यादा गर्मी कहीं है क्या, हाँ, तो सूरज गर्मी को इंडिकेट कर रहा है। तो याद रखेगा पूरे एशिया का सबसे ज्यादा गर्म जो है जल वो यहीं मिलता है, हजारीबाग में है, झारखंड में स्थित है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है पूगा घाटी, तुम लोग पीछे पढ़े हैं ना। पूगा घाटी दोस्तों यह कहां पर स्थित है, तो बताया तो था, कैसे देखेंगे, तो यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में, लद्दाख के अंतर्गत ही दोस्तों मैंने बताया था चांगथांग घाटी, क्या, चांगथांग घाटी में दोस्तों यह स्थित है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, पूगा घाटी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं। अब ये सिंपल सा सवाल दे दिया, करा पवन चक्की से जो ऊर्जा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। भैया पवन चक्की से पैदा हुआ तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, ये पूछने वाली बात है। इसको तो छोटा से छोटा बच्चा भी बता देगा। भाई सिंपल से लिखा, करा पवन चक्की की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा, वायु का क्या कर दिया जा रहा है, दोहन करके जो ऊर्जा पैदा किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं। भैया पवन चक्की कहेंगे,
ये तो एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। करा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत सोच समझ के बताएगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह स्थित है आपके चेन्नई में। कहां स्थित है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपके चेन्नई में स्थित है। कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1998 में यह बना था। यह तथ्य भी याद रखेंगे, हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछता है, 1998 नहीं पूछेगा। चेन्नई लोकेशन आपके लिए मायने रखता है, यह आप जरूर याद रखेगा कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है। अच्छा, पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान जो है दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है? अगर यह पूछा जाए तब तो याद रखेगा भारत का जो स्थान है पवन ऊर्जा में वो दोस्तों चौथा स्थान है, चौथे नंबर भारत आता है। अब आपके मन में सवाल आ गया, सर पहला कौन है? तो पहला है दोस्तों चीन। पहला कौन है? सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। दूसरे नंबर पे कौन करता है दोस्तों? अमेरिका करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन करता है, आप बताइए। चौथे नंबर पे कौन करता है दोस्तों? भारत करता है। सर हम तो नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, बताना तो आपको ही पड़ेगा, हम ही बता देते हैं दोस्तों। याद रखेगा जर्मनी। जर्मनी जो है दोस्तों यह यूरोपियन कंट्री है और भारत से ज्यादा दोस्तों यह पवन ऊर्जा उत्पादन करता है, तो जर्मनी। और लास्ट वाले में दोस्तों आप रखिएगा यूके, ठीक है, लास्ट वाले में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये तो याद रखेंगे चौथा जो स्थान है वो भारत का है। मैंने पूरा बता दिया, हो सकता है परीक्षा में पहला पूछ दे, दूसरा पूछ दे, तीसरा पूछ दे, कुछ भी दे सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य क्रमशः दोस्तों कौन कौन सा राज्य दोस्तों है जो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे नंबर 1 पर आता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य, ठीक है, तमिलनाडु। आप इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आप सोचिए ना कि तमिलनाडु के चेन्नई में दोस्तों पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। यहीं पर क्या दोस्तों? यहीं पर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, तो कोई कारण होगा ना। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अभी आपने पीछे पढ़ा था संयंत्र, यहीं लगाया गया, तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप गुजरात को याद रखिएगा, गुजरात। तीसरे नंबर पे दोस्तों आप महाराष्ट्र को। सर कर्नाटक आप नहीं बता रहे, बताएंगे ना। चौथे नंबर पे दोस्तों कर्नाटक का नाम आता है, ठीक है। तो सिस्टम समझिए, पहले तमिलनाडु हो जाएगा, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटक है, और लास्ट में दोस्तों आप राजस्थान। सर राजस्थान में भी पवन चक्की है, हाँ, तो याद रखेगा जब पश्चिमी साइड जाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, पूर्वी साइड जाएंगे तो नहीं मिलेगा कहीं पे। तो इस तरह से दोस्तों इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। करा पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों का क्रम क्या है? ये तो हमने बता दिया पहले ना, तो याद रखेगा पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? चीन बताया था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको अमेरिका बताया था। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैंने आपको जर्मनी बताया था, याद है ना। चौथे नंबर पे दोस्तों हमने आपको भारत बताया था, भारत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पांचवें नंबर पे मैंने आपको यूके बताया था, ये बताया था ना, इसको याद रखेंगे। जो पवन ऊर्जा से सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं, इसके माध्यम से वो देशों का क्रम आपसे पूछ रहा है, तो आप बता दीजिए एक लाइन में, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं ना, ऐसे ऐसे पढ़ते चलिए। अब इतना अच्छा सवाल, इतना अच्छा कंटेंट, मुझे बताइए इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको? एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप बहुत लेट कर दिए, बहुत लेट कर दिए। अब तक मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, मैं थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, जितने शिद्दत से, मेहनत से, जो क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही मैंने आपको पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया। अगर इसी क्रम में आप 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक का वीडियो देखेंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक अगर क्लास पढ़ेंगे तो मिडावल हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। 92 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। 151 से लेकर के 230 तक आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान आपका तैयार हो जाएगा। ये वो विषय है दोस्तों जो मैं पूरी तरह से पढ़ा के समाप्त कर दिया हूं। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर प्रश्न न दिए गए हों आपको। आपके लिए इतनी अच्छी सीरीज कहीं नहीं मिलने वाला। सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, सीक्वेंस से पढ़ना सीखे। इसी तरह से 231 नंबर से लेकर मैंने 330 नंबर तक आपको पढ़ाया, उसमें मैंने 100 लेक्चर में पूरा विश्व भूगोल पढ़ा दिया। 331 नंबर से मैंने इंडियन ज्योग्राफी का दामन थामा था और आज दोस्तों हम 425 तक आ गए हैं और दोस्तों कुल मिला के 95 लेक्चर दे दिया। लेकिन दोस्तों क्या यह क्लास समाप्त हुई? अभी नहीं, अभी यह क्लास दोस्तों चल रही है, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट है, चल रही है, लेकिन आप जुड़िए साथ में, ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों कई सारे बच्चे कहते हैं सर फ्री पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो फ्री पीडीएफ दोस्तों इसको लिए अलग से दोस्तों मैंने एक वेबसाइट बना रखा है, वैदिकी, ठीक है, वैदिकी, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है?
दिकी, ठीक है, वैदिकी.com, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए। क्या है ना, मेरी जो पुरानी वाली वेबसाइट थी उस पर अब डेटा लोड नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उस वजह से दोस्तों मुझे एक नया साइट बनाना पड़ा। सारे जो फ्री कंटेंट है, फ्री मटेरियल मैं आपको इसी पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ विजिट कीजिए और यहाँ से जो है आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के सबसे बड़े पवन फार्म समूह की स्थापना दोस्तों कहां की गई? सबसे बड़े पवन फार्म समूह, ठीक है, सबसे बड़ा पवन फार्म समूह, ये पवन ऊर्जा वाले की बात कर रहा है। ये लगा दोस्तों गुजरात में। कहां लगाया गया है? गुजरात में नहीं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लगा हुआ दोस्तों। अच्छा सा नाम मैं स्किप कर रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, सुनिए पहले। कन्याकुमारी में है, लेकिन कन्याकुमारी में भी दोस्तों बड़ा अच्छा सा नाम था, ठीक है, याद आता तो मैं आपको शेयर करता हूं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में लगा हुआ है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में लगा हुआ। कन्याकुमारी में दोस्तों कौन सा स्थान हो, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ थोड़ा सा साउथ का नाम भी वैसा रहता है, मेरे एकदम जबान में नहीं आ रहा, तो मैं क्या ही बताऊं अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते रहिए, अभी आ जाएगा दिमाग में तो बता दूंगा, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है लगाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कौन से पवन ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं, जो कि राजस्थान में। अभी आप पूछ रहे थे ना, आपके दिमाग में आ रहा था, मैंने बताया आपको कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन, तो जब मैंने पवन ऊर्जा की बात किया था तब मैंने आपको दोस्तों कई सारे राज्यों का नाम बताया कि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन करता है तमिलनाडु, आपने कहा सर मैं मानता हूं। फिर मैंने कहा गुजरात करता है, आपने कहा सर मैं मानता हूं। फिर मैंने कहा कि महाराष्ट्र करता है, आपने कहा सर ये भी मैं मानता हूं। फिर मैंने कहा कि कर्नाटक करता है, आपने कहा ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा अगला राजस्थान ना, आपने कहा सर राजस्थान में कहा, राजस्थान में तो हमने कभी नहीं देखा। फिर मैंने आपसे कहा कि पूर्वी साइड नहीं, कभी आप पश्चिमी साइड जाएंगे तब आपको राजस्थान में इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। लेकिन चलिए अब मुद्दा की बात आई गई तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहले नंबर पर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो लिखिएगा अमर सागर, ठीक है, यहां लिख लीजिए अमर सागर। कहीं आपने सुना अमर सागर का नाम? सर अमर सागर ये तो राजस्थान में हमने कभी सुना नहीं। सुनिए एकदम दोस्तों, आप पश्चिमी साइड चले जाइए, जैसलमेर घूमने जाइए, ठीक है, वहीं पर दोस्तों अमर सागर आपको मिल जाएगा जैसलमेर में, वहां पर आप देखिए। इसी तरह से एक जगह मिलता है देवगढ़, ठीक है, नाम सुना कभी देवगढ़ का? सर ये भी नहीं सुना। देवगढ़ मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़ में। कहां मिलेगा देवगढ़? कहां मिलेगा? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अच्छा फलौदी तो सुना होगा, हाँ, फलौदी, ये भी नहीं सुना? सर ये भी नहीं सुना। फलौदी पड़ता है दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वो स्थान है दोस्तों जहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र यानी प्लांट जो है लगाए गए हैं। यहां पर ये संयंत्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों? संयंत्र का मतलब सीधा सीधा हम प्लांट की बात करें, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों प्लांट लगाया गया, संयंत्र लगाया गया, मशीनरी लगी हुई है, ये आप याद रखेंगे। ये 2-3 लोकेशन आप दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में कहीं से कोई भी सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, कह रहा है सतारा। सतारा दोस्तों कहां पड़ता है? सतारा आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। सतारा कहां स्थित दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सतारा, ठीक है। और सतारा दोस्तों किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए, या फिर आप कह सकते हैं पवन चक्की के लिए। किसके लिए दोस्तों? पवन चक्की के लिए दोस्तों ये फेमस है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था, पवन चक्की का देश किसे कहा जाता है? मान लीजिए सवाल यहां पे आ जाए, पवन चक्की का देश, ठीक है, पवन चक्की का देश, ठीक है, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेनमार्क। डेनमार्क में बहुत सारी पवन चक्कियां हैं, इसलिए डेनमार्क को पवन चक्की का देश कहा जाता है, ठीक है। अचानक से दिमाग, हाँ, मुप्पनडल दोस्तों नाम था, कन्याकुमारी में जो जगह था इसका नाम याद रखिएगा, मुप्पनडल इसका नाम था। मैंने आपसे कहा ना कि याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मुप्पनडल, एक दिमाग है ना अलग से चल के प्रोसेस कर रहा था, ढूंढ रहा था क्या डेटा था, ठीक है। होता है क्या है ना, बड़ा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है और एक ही दिन में मतलब कई सारे क्लासेस बनाना पड़ता है। आप समझिए इसी समय मेरी ज्योग्राफी क्लास चल रही है, इसी समय मैं हिस्ट्री पे काम कर रहा हूं और इसी समय मेरी हिंदी क्लास चल रही है। 3 विषय एक दिमाग, ठीक है, और तीनों बड़े विषय। इतिहास भी अपने आप में बड़ा विषय और भूगोल भी आप देख रहे हैं अपने आप में बड़ा विषय, और हिंदी में मैं इसमें साहित्य पे दोस्तों रिसर्च कर रहा हूँ, उसके ऊपर कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। तो देखिए 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। अब एक छोटा सा दिमाग, इसी समय इतिहास की बातें दिमाग में रखनी है, ज्योग्राफी भी रखना है, हिंदी भी रखना है। एक टीचर के लिए दोस्तों ये बहुत मुश्किल भरा काम होता है। बच्चे के लिए आसान होता है लेकिन टीचर के लिए मुश्किल भरा काम होता है। यही रीजन है कि जीएस के टीचर अपने अपने विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। वो सब विषय लेकर नहीं पढ़ाते हैं, क्षमता नहीं होती है। लेकिन क्या है ना, मैं अपने आप को शिक्षक मानता नहीं,
मैं अपने आप को आपकी तरह रखा हूं कि मुझे हर विषय पढ़ना, जैसे आप हैं, आप भाग नहीं सकते ना, आपको तो सब पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं भी अपने मन को ये समझा कर रखा हूं कि मुझे सब पढ़ना है, मजबूरी मेरी, ठीक है, ताकि कभी दिमाग को ये ना लगे कि नहीं तुम हिंदी के मास्टर बन जाओ या फिर जो है ज्योग्राफी के बन जाओ या फिर हिस्ट्री के बन जाओ। नहीं, ये दिमाग में कभी सवाल पैदा ही नहीं होने देता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे मुद्दे की बात, इतना आपको समझ में आ गया ना, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एशिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा केंद्र, ये यही सवाल था जब मैंने गुजरात आपको बोला था, ठीक है। तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र ये कहां स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो पवन ऊर्जा केंद्र है ये आपके गुजरात में। अच्छा देखिए पीछे के सवाल में थोड़ा सा अंतर था, देखिए यहां पूछा था भारत का सबसे बड़ा फार्म पवन समूह, सबसे बड़ा भारत का, और अब हम पहुंच गए एशिया में, ठीक है। तो दोस्तों ये एक तरह से फॉर्म था वो दोस्तों यहां पे आता है, लेकिन एशिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा केंद्र की बात करें तो गुजरात में आएगा, और गुजरात के अंतर्गत दोस्तों कहां आएगा, सीधा कच्छ आएगा। कच्छ के अंतर्गत दोस्तों एक जगह पड़ता है मांडवी, कच्छ के अंतर्गत एक जगह पड़ता है मांडवी, ये मांडवी में दोस्तों बना हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसे एक कंपनी है, नाम सुना होगा सुजलान एनर्जी ग्रुप, उसके द्वारा दोस्तों ये तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा सुजलान एनर्जी ग्रुप, ठीक है, सुजलान एनर्जी ग्रुप के द्वारा दोस्तों इसे तैयार किया जा रहा है, इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति और अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे सिंपल सी बात है, जैविक पदार्थों से मिला हुआ इसलिए उसे जैव ऊर्जा कहेंगे। हाँ, जैविक पदार्थों में मिला है तो उसे जैव ऊर्जा कह लीजिए, उसे जैविक ऊर्जा कह लीजिए, ठीक है। जैविक ऊर्जा को ही दोस्तों हम बायोगैस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैविक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, बायोगैस का, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। बायोगैस कहिए, जैविक ऊर्जा कहिए, जैव ऊर्जा कहिए, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा। आगे लिख रहा है जेट्रोफा, जेट्रोफा दोस्तों यानी रतन ज्योत को कहा जाता है। अगर रतन ज्योत की सहायता से क्या निर्मित किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है, तो याद रखेगा इससे पैदा होता है बायोडीजल। क्या पैदा होता है दोस्तों, जेट्रोफा से क्या बनाया जाता है, बायोडीजल पैदा किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बहुत बार दोस्तों पूछा गया आपसे, ठीक है। तो जेट्रोफा रतन ज्योत आपको नहीं भूलना है। करा भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र दोस्तों कहां लगाया गया था, भारत का पहला जो बायोडीजल संयंत्र था, बहुत अच्छा सवाल दे दिया, ये पूरे भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र था, ये दोस्तों कहां स्थापित किया गया था, तो याद रखेगा यह स्थापित किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सर कहां पर, तो याद रखिएगा काकीनाडा का नाम सुना, हाँ सुना है सर, सुना है काकीनाडा। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दोस्तों इसको स्थापित किया गया है, इस तरह से इसे भी आप याद रखें। बहुत बढ़िया सवाल अपने आप में, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि धान की भूसी से बिजली कहां पैदा किया जा रहा है, किससे दोस्तों, धान की भूसी से क्या पैदा किया जा रहा है, बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, और ये पैदा किया जा रहा है दोस्तों पंजाब में। कहां, पंजाब में। और वैसे भी याद रखेंगे दोस्तों पंजाब जो है वो धान के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक धान उत्पादन, ठीक है, धान उत्पादन, लेकिन कब, किस हिसाब से, प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की दर से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा धान कौन पैदा करता है, पंजाब। ऐसे आप देखते हैं ओवरऑल देखते हैं तो आप कहते हैं पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा धान उत्पादक राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल, लेकिन प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा पैदावार किसके पास है, वो पंजाब के पास है। बहुत भूसी है यहां पर, इसलिए भूसी से बिजली उत्पन्न करने का एक प्लांट लगा दिया गया यहां पे। पंजाब में यह प्लांट किस जगह लगा हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा उस जगह का नाम है जलखेरी। क्या नाम है, जलखेरी, ठीक है। पंजाब के जलखेरी में यह प्लांट लगा हुआ है जहां धान की भूसी से बिजली पैदा की जाती है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। इसी तरह से कह रहा है शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने हेतु प्लांट दोस्तों कहां लगाया गया है, तो याद रखेगा यह प्लांट दोस्तों नई दिल्ली में लगाया गया। कहां पर, नई दिल्ली राजधानी है, और बहुत ज्यादा वहां पे दोस्तों गंदगी भी है, तो शहरी कचरे से दोस्तों बिजली पैदा किया जा रहा है, और उसके लिए प्लांट दोस्तों आपसे लोकेशन पूछ सकता है कि ये प्लांट कहां पर लगा हुआ है, तो आपने दिल्ली में ओखला का नाम सुना होगा, ओखला में बहुत सारी इंडस्ट्री है, ओखला, या फिर दिल्ली में आपने एक नाम सुना होगा तिमारपुर। क्या नाम सुना होगा, तिमारपुर, ठीक है। तो ओखला और तिमारपुर में शहरी कचरे से दोस्तों बिजली बनाई जाती है, यह तथ्य भी आप यहां पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि द्वितीय श्रेणी के जैव ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। यहां ही आपको याद रखना दोस्तों, जो लिख दिया आगे द्वितीय श्रेणी, तो यहां पर थोड़ा सा आंकड़ा चेंज हो जाएगा। कह रहा द्वितीय श्रेणी का जो जैव ऊर्जा संयंत्र है, प्लांट है, यह दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया। अगर द्वितीय श्रेणी लिख के दिया तो जवाब थोड़ा चेंज करिएगा, यहां पर बताएगा पंजाब। अच्छा, पंजाब तो बहुत बड़ा राज्य है दोस्तों। पंजाब में कहां पर, तो पंजाब में एक जगह पड़ता है भटिंडा। पंजाब में एक जगह पड़ता है भटिंडा, तो पंजाब के भटिंडा में यह द्वितीय श्रेणी का जैव ऊर्जा संयंत्र दोस्तों लगाया गया है, यह आप याद रखेंगे। और इसका एक और नाम भी है, गुरु नानक देव पावर प्लांट, ठीक है। इसका नाम क्या है, गुरु नानक देव पावर प्लांट, ठीक है। गुरु नानक देव पावर प्लांट के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। वैसे दोस्तों अगर कब की बात करेगा तो मैं तो सिंपल सी एक लाइन में बता दूं, 1981-82 के दौरान दोस्तों यह राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना शुरू किया गया था। लेकिन इसका इतना छोटा नाम नहीं है, इसका नाम है राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन, ठीक है, खाद्य प्रबंधन संस्थान के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और लोगों के घर में दोस्तों क्या पहुंचाना, ईंधन के प्रयोग को दोस्तों, स्वच्छ ईंधन लोगों के घर तक पहुंचाना, ये इसका टारगेट था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। करा बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लिख दिया यहां पे, ठीक है। और मीथेन का मतलब क्या हो गया, CH4 लिख दिया, ठीक है, CH4। करा दोनों की अंशधारिता लगभग कितनी रहती है, तो इसकी अंशधारिता दोस्तों 40 से 45% रहती है, तो उसी हिसाब से इसकी अंशधारिता कितना हो जाएगा, 60 से 65% हो जाएगा, यही ना, नहीं 55 से 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 से 60% हो जाएगा। ये है दोस्तों एक रेशियो, 40 से 45 और 55 से 60, ठीक है। अगर यहां 40 होगा तो वहां 60 हो जाएगा, यहां 45 होगा तो यहां 55 हो जाएगा, ठीक है। तो अंशधारिता है किसमें दोस्तों, जो बायोगैस के प्लांट होते हैं ना, उसमें दोस्तों अंशधारिता पूछ रहा है, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल बनते रहते हैं परीक्षा में, आप पढ़िए, जानकारी में रखिए, ठीक है। करा बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है। बहुत सारे बच्चे इसका रासायनिक नाम तो जानते ही नहीं है कि बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है। एस्टर जानते हैं ना, एस्टर नहीं सुना कभी, सुनिए, मिथाइल एस्टर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिथाइल एस्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, मिथाइल एस्टर कहा जाता है। यह बायोडीजल का दोस्तों रासायनिक नाम है। या फैटी एसिड, कभी कभी एक दूसरा नाम भी मिलता है, कह दिया जाता है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, ठीक है। फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, कुल मिला जुला के ये मिथाइल एस्टर दोस्तों आप नाम याद रखेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा, इसकी खोज किसने किया था, पेरेंट, मैंने शॉर्टकट में नाम याद रखेगा। बायोडीजल की खोज किसने किया था, तो याद रखेगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, जो मैंने याद किया है वो याद किया है पेरेंट। क्या, पेरेंट ने दोस्तों इसकी खोज किया था, उसके नाम में पेरेंट शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल ये भी है। आगे बढ़िए, करा बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीकी के प्रशिक्षण हेतु कितने बायोगैस केंद्र दोस्तों स्थापित किए गए, ठीक है। देखिए यहां लिखा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रेनिंग, ठीक है। प्रशिक्षण का मतलब क्या हो जाता है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा दोस्तों कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट दोस्तों बनाए गए हैं जहां पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये कहां कहां पर, तो 3 बने हुए दोस्तों, ठीक है, 3 बने हुए हैं। तो 3 दोस्तों कहां कहां पर है, जैसे दोस्तों ये कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। एक दोस्तों आपके उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में, उदयपुर तो राजस्थान में हो जाएगा। कोयम्बटूर दोस्तों यहीं पर गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना, ठीक है, शुगर क्रेम ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट से कहा जाता है, कोयम्बटूर के पास में, ठीक है। और एक लिखेगा पूसा समस्तीपुर, ठीक है, बिहार, ठीक है, पूसा समस्तीपुर। यहां पर भी दोस्तों बायोडीजल के ट्रेनिंग हेतु दोस्तों एक सेंटर बनाया गया है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, इतना डिफिकल्ट सवाल परीक्षा में आ सकता है। करें जैव ऊर्जा उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य दोस्तों कौन कौन से। अभी आपने पवन ऊर्जा पढ़ा, अब दोस्तों आपसे जैव ऊर्जा में पूछ रहा है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जैव ऊर्जा का प्रोडक्शन दोस्तों किसमें करता है, तो उत्तर प्रदेश भी इसमें दूसरे नंबर पर आ जाता है। अब आप सीक्वेंस लिख लीजिएगा, पहले महाराष्ट्र कर लीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र,
फिर दोस्तों आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश कर लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों आप कर्नाटक वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सीक्वेंस इसका याद रखेंगे, 2-3 आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं मैं बता। अब फिर साउथ वाले हैं, शायद तमिलनाडु है, आंध्र आएंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जैव ऊर्जा उत्पादन की बात करा, तो ये तथ्य भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर बुलाना चाहूंगा दोस्तों अपने पेड कोर्सेज में। देखिए जो आप फ्री क्लास करें, कई बार बच्चों को लगता है कि सर यहीं से पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे। बिल्कुल सही, मैं बहुत खराब तो पढ़ा नहीं रहा हूं, बहुत अच्छी क्लासें चल रही है, लेकिन पर्याप्त क्या है? तो पर्याप्त अगर आपको जानना हो ना, मैं देखिए बहुत सारा बैच आपको नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप एक बैच में आओ। क्योंकि एक बार जब आप किसी टीचर से पढ़कर देखोगे और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा ना, आप रह नहीं पाओगे उसके बगैर। आपको दूसरा वाला जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। फिर आप उसकी तलाश करेंगे। तो आप एक बार आइए, डेमो देखिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी क्लास चली दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा मिल रहा है। और मेरा एक इंटेंशन है, मैं चाहता हूं ना आप किसी विषय को एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए, एक बार सिर्फ। क्यों हर परीक्षा के लिए बार बार पढ़ना? ये कौन आपको सिखा दिया? एक बिजनेस हो गया कोचिंग के लिए कि बार बार। कई बच्चे को लगता है ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, इस परीक्षा के लिए पढ़ लूं, उस परीक्षा के लिए पढ़ लूं। ये बहानेबाजी है। विषय तो एक ही होता है और उसे एक ही बार इंसान को पढ़ना चाहिए, बार बार नहीं। मैंने इसीलिए फाउंडेशन कोर्स इंडिविजुअल बैच बनाया कि आप एक बार एक विषय को पढ़िए, फिर मुक्त हो जाइए। आप प्री मेंस कहीं तक आप दौड़ना चाहे दौड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप विजिट कीजिए, पढ़िए, सीखिए। एक बार हमारे साथ दोस्तों कदम से कदम मिलाकर आगे चलिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। जो हमारा नया प्लेटफॉर्म स्टडी 91 ऑफिशियल है, सारी क्लास वहीं पर चलती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, विजिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।